हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे 3 तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, पेपर है, उसके अंदर ये सिलेबस में तीनों सॉफ्टवेयर दिए गए हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑपरेटिंग पहला हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देखिए 3 तरह के यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। देखिए लिख रहा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बातें आएंगी, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होंगी और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा मिसेस मीनू यादव को, जो कंप्यूटर की एक्सपर्ट हैं। तो वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको समझा पाएंगी। फिर भी कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब मैं उनको आमंत्रित करता हूँ तो वो आपको ये और अच्छी तरीके से बता पाएंगे। हेलो ऑल ऑफ यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। ये टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हैं क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर किसी भी टाइप के प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अब सॉफ्टवेयर की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मीन्स कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग के लिए यूज हो रहा है, तो वो सब इन्हीं कैटेगरीज में से होगा। तो सबसे पहले आपकी आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये देखिए कुछ फीचर्स आपको बताएं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू द सिस्टम। मीन्स सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम जो नाम है वो कंप्यूटर के लिए यूज हो रहा है एक्चुअली। तो यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड टास्क को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसलिए बहुत क्लोज होता है सिस्टम के। दूसरा पॉइंट है जनरली रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज। ये जो प्रोग्राम्स हैं, आई थिंक आप सभी जानते होंगे, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके उनकी कुछ ना कुछ कोडिंग होती है, तभी वो काम करते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, छोटे बड़े, कोई भी आपने आज तक सॉफ्टवेयर पे काम किया है, उनके बैकग्राउंड में कोई ना कोई कोडिंग होती है और किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में वो लैंग्वेज के माध्यम से वो कोडिंग लिखी गई होती है। तो ये प्रोग्राम जो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपके रिटर्न किए जाते हैं, लिखे जाते हैं किसमें, लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, तभी वो उसको काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके मशीन लैंग्वेज में होते हैं। तीसरा पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर की को डिजाइन करना मीन्स वो कोडिंग लिखना इतना आसान नहीं है। उसे जो वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं वही लिख पाते हैं, है ना। एक नॉर्मल पर्सन उसको ऐसे इजीली नहीं लिख सकता। उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फास्ट इन स्पीड, बहुत ही तेज स्पीड में काम करते हैं ये। हमें पता है कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है, तो उसके अंदर के जो सॉफ्टवेयर हैं उससे रिलेटेड वो भी बहुत फास्ट काम करते हैं। अगला पॉइंट है हार्ड टू मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना। हार्ड मीन्स डिफिकल्ट, तो इसमें कोई भी चेंजेस भी करना थोड़ा मुश्किल होता है। मीन्स हम तो कर ही नहीं सकते, बट प्रोग्रामर को भी करना है, जो इन्होंने ये लिखा है उसके लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा चीजें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि एक छोटे से चेंज से बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। और लास्ट में इसका इन्होंने दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोगों के सिलेबस में टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक आप सबने सुना होगा ये नाम कहीं ना कहीं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच अ यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंटली। आप लोगों ने अगर कभी ऐसे नोटिस किया हो, आई थिंक अगर आपने किसी ने भी कंप्यूटर कभी चलाया है, तो अगर हम बिल्कुल बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसका बटन ऑन करके और वो वर्किंग में आता है, तो कुछ टाइम लेता है वो। ऐसे नहीं है कि जस्ट हमने बटन पे, ऑन के बटन पे प्रेस किया, सीपीयू पे को ऑन किया और एकदम से स्टार्ट हो गया। यानी कंप्यूटर अपने को सेट करने के लिए कोई टाइम लेता है।
तो वो जो टाइम है एक्चुअली वो ये काम इंटरनली, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उस कंप्यूटर को आपके तैयार करता है ताकि आप उस पर कोई भी और सॉफ्टवेयर चला पाएं, चाहे आपको MS वर्ड में टाइपिंग करनी है, चाहे कोई सॉन्ग सुनना है, चाहे कोई वीडियो चलाना है, कुछ भी। ठीक है, तो यही पर्पस है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ये आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इन विच अ यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स कन्वीनियंटली, आप कोई भी प्रोग्राम उस पर आसानी से चला सके। फिर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? कोई भी हार्डवेयर डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जब आप वर्क करेंगे तो वो यूज होंगे ही होंगे। तो ये उन सब की वर्किंग भी देखता है, उनको भी मैनेज करता है कि ठीक से सब चल रहे हैं कि नहीं। फिर है द हार्डवेयर मस्ट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म टू इंश्योर द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सारा हार्डवेयर ठीक से काम करेगा तभी आपका कंप्यूटर चल पाएगा। तो ये सब कि आपने कोई कमांड दिया, माउस से क्लिक किया, तो कंप्यूटर उस क्लिक के अकॉर्डिंग आपको जो भी फाइल खोलना है या कुछ जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सब वर्किंग भी इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपने बार बार सुना है अपनी रियल लाइफ में। विंडोज, आई थिंक कभी भी आपने अगर कंप्यूटर के बारे में कोई वर्किंग की है, सुना है, तो विंडोज आपने सुना होगा। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही पॉपुलर है, और नॉर्मली हम एक नॉर्मल जो पर्सन है वो अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करता है क्योंकि वो बहुत यूजर फ्रेंडली है, मतलब उसका जो प्रेजेंटेशन है बहुत इजी है, कोई बिगनर भी बड़े आसानी से उस पर काम कर पाता है। तो विंडोज जो के अलग अलग वर्जन आपने सुने हैं, तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एंड आप जानते होंगे सारे कि आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि किसी के सिस्टम में विंडोज नहीं है और तब भी काम चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करता है। अब हम कुछ और फीचर्स वर्किंग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। द कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट और कम टू लाइफ अनलेस इट हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन इट। ठीक है, यही मैंने बोला आपको अभी कि कोई भी कंप्यूटर काम कर ही नहीं पाएगा, आप उस पर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला पाएंगे अगर उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और शॉर्ट में देखिए इसको बोलते हैं OS। ठीक है, तो आपको पहले इसमें एक OS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तभी आगे की वर्किंग हो सकती है। अब इसने बताया है कि क्यों नहीं स्टार्ट हो पाएगा कंप्यूटर, बिकॉज द OS क्या क्या करता है OS, इट कीप्स ऑल द हार्डवेयर पार्ट्स इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस टू फॉलो यूजर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को बिल्कुल रेडी करता है ये, ताकि आपके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर समझ पाए, जो भी फाइल आपको खोलनी है, सॉफ्टवेयर आपको खोलना है, आप खोल पाए। सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। डिवाइसेस सारी हो गई, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है जब आप काम करते हो, तो वो आपस में उनके कोऑर्डिनेशन को भी ये मैनेज करता है। तीसरा पॉइंट है शेड्यूल्स मल्टीपल टास्क एज पर प्रायोरिटी। अब आप एक ही साथ अगर मल्टीपल टास्क मीन्स बहुत सारे काम कर रहे हो, तो प्रायोरिटी मीन्स किसको पहले करना है किसको बाद में। लाइक आपने एक कुछ गूगल खोल के उस पर सर्च के लिए भी डाल दिया, कोई साइट आप ओपन कर रहे हैं, इधर आपने सॉन्ग भी प्ले कर ली, इधर आपने वर्ड भी खोला हुआ है, कुछ टाइपिंग भी कर रहे हो, तो 3-4 काम आप एक साथ कर रहे हैं, तो मल्टीपल टास्क को कैसे मैनेज करें एक साथ, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। नेक्स्ट वर्किंग क्या होती है इसकी, एलोकेट्स रिसोर्सेज टू ईच टास्क। अब आपके अलग अलग काम के लिए अलग अलग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब कौन सी डिवाइस यूज हो रही है। सपोज आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो सॉन्ग में आपका जो स्पीकर है वो यूज हो रहा है, वो भी हार्डवेयर डिवाइस है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। आप टाइपिंग कर रहे हो तो मॉनिटर की जरूरत पड़ रही है, तो ये सारी चीजें वो देखता है कि किस वर्क के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए, वो सही से काम चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्या वर्किंग हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, इनेबल्स कंप्यूटर टू एक्सेस नेटवर्क। नेटवर्क मींस लाइक इंटरनेट वगैरह पे आप कनेक्टेड हैं, कुछ है, तो वो भी आपका कंप्यूटर मैनेज कर पाएगा। इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। यूजर इन को मतलब यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर कोई भी उस पर चला पाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप काम कर रहे हो, लाइक वर्ड आपने खोला, या आप एक्सेल पे कोई काम कर रहे हो, या पेंट ब्रश खोल के कुछ कर रहे हो, या आप कोई गूगल पे साइट सर्च कर रहे हो, एनीथिंग, तो ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसीलिए वो बहुत बहुत जरूरी है हमारे कंप्यूटर के लिए, वरना कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं और फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब
यहाँ पे बिसाइड्स इनिशियल बूटिंग दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमने पिछली स्लाइड में सारी चीजें देखी, मैंने क्या बोला था, कंप्यूटर का बटन ऑन करते ही, सीपीयू का बटन ऑन करते ही आपका कंप्यूटर टाइम लेता है सेटअप होने के लिए। तो उस टाइम को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग, कि कंप्यूटर बूट हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। और बूटिंग प्रोसेस कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो भी जरूरी सॉफ्टवेयर, इंटरनली हार्डवेयर की चीजों को आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करें, मैनेज करें, वो सब चीजें वो सेट कर देता है बिल्कुल, ताकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल पाओ। तो बूटिंग प्रोसेस के अलावा और भी कुछ फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये है पहला पॉइंट, मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। मैनेज कर रहा है मतलब सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है कि कौन कैसे काम करेगा। उसमें से रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। हार्डवेयर मीन्स आपकी कोई भी डिवाइसेस जो कनेक्टेड है, और सॉफ्टवेयर में कई बार क्या होता है, हम लोग एक कंप्यूटर, दो तीन कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, हो सकता है दूसरे वाले में नहीं हो, बट वो वहां अपने सिस्टम पे बैठ के मेरे सिस्टम के एमएस ऑफिस को वहां चला सकता है। तो उसे हम बोलते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज। तो ये सब भी हैंडलिंग हो सकती है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उस सबको कर सकता है आसानी से। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, फिर वही बात है, जो भी आप टास्क कर रहे हो उसको कौन सा रिसोर्स चाहिए तो वो एलोकेट करता है, मतलब देता है उस वर्किंग के लिए। प्रिवेंट एरर ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर यूज। अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो उसमें कोई एरर ना आए, ये चीज का ध्यान भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। कंट्रोल इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर, कहीं पर भी किसी गलत तरीके से आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो वो आपको देखा होगा, आपने कोई वार्निंग्स आ जाती हैं, ऐसे कोई डायलॉग बॉक्स अलग से मैसेज लिख के आ जाता है, तो वो सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। वो आपको एक मैसेज देगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो ये सब वर्किंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब देखिए थोड़ा सा और इलेबोरेट करके इसने बताया है कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रेजेंटेशन एक तरह से शो किया है स्लाइड में। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज एमएस डॉस। आपको थोड़ा उसका हिस्ट्री बता रहे हैं स्लाइड में कि सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था एमएस डॉस। एमएस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के लिए आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डॉस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले बनाया था। एंड डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और किसने डेवलप किया है? लिखा हुआ है इसमें बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर आईबीएम पीसी, ठीक है। इट वाज अ कमांड लाइन इंटरफेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएलआई। It was a command line interface that revolutionized the PC market. स्टार्टिंग में सिर्फ यही एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सब लोग यूज करते थे और उस समय यही बहुत पॉपुलर था। कमांड लाइन इंटरफेस का क्या मतलब है? इसमें आपको कोई भी कमांड देने के लिए टाइपिंग करनी पड़ती थी, ठीक है। वहां पर एक टाइपिंग करके ही आप कमांड दे पाएंगे। टाइपिंग कब करेंगे कमांड को? जब वो आपको कमांड आता होगा। कोई फाइल ओपन करनी है, कुछ प्ले करना है, कुछ भी वर्क करना है, कॉपी करना है कहीं से कहीं पर, तो आपको वो कमांड आना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो वो हर किसी के लिए यूज करना आसान नहीं था। तो इसलिए इसने बोला है डॉस वाज डिफिकल्ट टू यूज बिकॉज ऑफ इट्स इंटरफेस। इंटरफेस मींस आपसे कैसे आप उस पर कैसे काम करोगे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। द यूजर्स नीडेड टू रिमेंबर इंस्ट्रक्शंस टू डू देयर टास्क। यूजर को याद रखना पड़ता था इंस्ट्रक्शन। कमांड नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। टू मेक कंप्यूटर्स मोर एसेसिबल एंड यूजर फ्रेंडली, माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ठीक है, बेस्ड GUI बेस्ड ओएस कॉल्ड विंडोज। तो आप कंप्यूटर को ज्यादा अच्छे से, एक्सेसिबल मींस यूज करना, आप कंप्यूटर को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाए, फ्रेंडली तरीके से यूज कर पाए, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने फिर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, विंडोज। और इसका जो, इसको हम बोलते हैं किस टाइप का है ये? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और आगे लिखा है विच ट्रांसफॉर्म द वे पीपल यूज कंप्यूटर। उसने बिल्कुल आपका कंप्यूटर को यूज करने का तरीका ही बदल दिया। अगर कभी भी आपने कंप्यूटर खोल के देखा है तो आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे डेस्कटॉप पे आइकन्स बने होते हैं। हम माउस से उस आइकन पे क्लिक करें, मतलब पिक्चर्स के तरीके से आपके सारे प्रेजेंटेशन होता है उस पे बना हुआ। आपको बस आइडिया भी, आपको नाम भी नहीं पता होगा ना, आपको बस पता है वर्ड W से शुरू होता है, आप W ढूंढ लीजिए, क्लिक करिए, वो ओपन हो जाता है। छोटे सा बच्चा भी कोई होगा, आप उसको सिंबल बता दीजिए कि ऐसा कुछ पिक्चर बन के आएगी, आप उस पर क्लिक कर लो, वो भी ओपन कर लेगा।
तो ग्राफिक्स है वहां पर, ग्राफिक्स यानी पिक्चर्स के थ्रू आपको शो किया गया है कि आपको क्या चीज ओपन करनी है, कैसे यूज करना है। तो वर्किंग बहुत इजी कर दी है, तो इसीलिए विंडोज जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। यहाँ पे आपको कोई कमांड लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई याद नहीं रखना कि क्या करना है, क्लिक करो माउस से और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब जो करेंटली हम यूज करते हैं हर जगह वो है विंडोज, एंड उसका टाइप क्या है, किस तरीके का है, वो GUI। ये आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन जनरल, ये डेफिनेशन दी है कि ओवरऑल अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या उसका एक शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं इस पूरी बात को। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये एक इंटरफेस है, मतलब आप दोनों कैसे इंटरेक्ट कर पाए, इसके लिए ये हेल्प करता है। एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। आप किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम चला रहे हो, उसको कैसे वर्क करेगा उसकी कंट्रोलिंग करता है। ये डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो, ये यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये अलग अलग लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं आपका, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर सबको मैनेज करके चल रहा है। साथ साथ नीचे ये जो हार्डवेयर में CPU, रैम, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें हैं, इनको भी मैनेज कर रहा है। तो आपके इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी चीजों को आगे हार्डवेयर डिवाइस और इंटरनल डिवाइस तक पहुंचा रहा है, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल रहा है। तो सारी हैंडलिंग कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमने एक जनरल तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना कि लगभग किस किस तरह का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब यहाँ पर हम स्पेशल देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं, किस किस एरिया में क्या क्या फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, किस किस तरह के काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। और जैसे पहला है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम्स होता है, वही डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स आप चला रहे हो, मीन्स अलग अलग सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो, उसको कैसे मैनेज करेगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेसेस। कोई भी आपने कोई नया प्रोग्राम बना रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो वो हैंडलिंग देखेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसेस। तो कई प्रोग्राम्स पे साथ साथ काम चल रहा है, कई प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं, तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो, एक साथ कैसे कोऑर्डिनेशन से वो काम करें, सहयोग से काम करें। तो वो सारा पार्ट आता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में। ठीक है, ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर जो भी आप काम करते हो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो वो हमारी मेमोरी होती है। उसको कैसे मैनेज करें, कोई भी काम कंप्यूटर में बिना मेमोरी के हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी करते हैं वो पहले मेमोरी में जाता है डेटा, फिर प्रोसेसर उसको वहां से उठा के उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने बोला है करने के लिए वो करके देता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, इट परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू द प्रोग्राम्स। आप जो भी प्रोग्राम खोल रहे हो, आपने देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आपने सपोज एक, चलिए MS ऑफिस हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसलिए मैं उसी का एग्जांपल देती हूँ, सभी ने कभी ना कभी किया होगा। आपने MS वर्ड खोला, टाइपिंग करना है आपको कुछ, तो जैसे ही आपने वो खोला एंड आपने टाइपिंग करना स्टार्ट किया, तो जो जो आप टाइप कर रहे हो वो सारा हाथ के हाथ मेमोरी में जा रहा है वो डेटा। ठीक है, जैसे ही आपका प्रोग्राम फिनिश हुआ, अगर आपने वो फाइल सेव कर दी तो वो आगे के लिए भी मेमोरी में सेव हो गया, और अगर आपने वो ऐसे ही क्लोज कर दिया बिना सेव किए, तो जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद होगा मेमोरी से वो डेटा हट गया। तो मेमोरी में उस डेटा को जाने को बोलते हैं एलोकेशन, और वहां से हटने को बोलते हैं डी एलोकेशन। तो ये सारा काम कौन देखता है कि कहाँ कब डेटा मेमोरी में जा रहा है, कब हटाना है, कब नहीं करना है, वो सारा मेमोरी मैनेजमेंट में आता है, जो कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई कोई प्रोग्राम अगर सपोज आपने बंद कर दिया, अब वो फाइल वहां उसका डेटा आपको यूज नहीं करनी, कभी भी वो फाइल आप सेव नहीं किया, मीन्स आपको आगे नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो डेटा वहां से हाथ के हाथ हटेगा नहीं, फिर तो वो पूरी मेमोरी भर जाएगी, फिर तो एक टाइम के बाद आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो जो चीज हम सेव नहीं कर रहे हैं वो मेमोरी से हैंड टू हैंड क्लियर हो जाती है। तीसरा है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल फाइल से नाम पता चल रहा है, कोई भी फाइल से रिलेटेड टास्क आप कर रहे हो तो उसको कैसे मैनेज करेंगे।
तो इसमें देखिए लिखा है इट मैनेजेस ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। आप फाइल्स को कहीं स्टोर कर रहे हो। फाइल मीन्स क्या, जैसे आपने वो अभी हमने एग्जांपल लिया MS वर्ड में कुछ टाइप किया, उसको सेव कर दिया, तो वो बन गई एक वर्ड की फाइल। ऐसे किसी और एक्सेल में, सपोज एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आपने कोई काम किया, सेव कर दिया, वो बन गई एक्सेल सॉफ्टवेयर की फाइल। तो इस तरह से हम जिस जिस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, सेव करते हैं, वो एक अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फाइल्स बन जाती हैं। तो वो भी कहीं स्टोर होंगी। तो वो स्टोर कैसे होंगी, ये चीज देखना। फिर आपको कभी ओपन करनी है बाद में, तो कैसे रिट्रीवल मीन्स कैसे उसे दोबारा ले सकते हो आप, कैसे मिल सकती है आपको, रिट्रीव कैसे करोगे, है ना वो। फिर नेमिंग, कहीं आपको कभी सर्च करना है, नाम आप भूल गए तो कुछ हल्का सा आइडिया है तो आप नेमिंग वगैरह उसकी सर्च कर सकते हो। शेयरिंग, फाइल आपको किसी को देनी है, किसी और मेल पे भेजना है, किसी और सिस्टम पे देना है, तो शेयरिंग। प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स, कि फाइल्स का डेटा आपका प्रोटेक्ट रहे, डिलीट ना हो जाए बाय डिफॉल्ट। तो ये सब चीजें फाइल मैनेजमेंट में आती है और ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। नेक्स्ट देखिए डिवाइस मैनेजमेंट। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फंक्शन है। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मतलब जितनी भी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड है कंप्यूटर से। डिवाइसेस आपकी दो कैटेगरीज की होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। जिनसे आप डेटा देते हो कंप्यूटर को वो सारे इनपुट, और जिनसे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, वो आउटपुट। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट वर्ड आ रहा है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। इनपुट लाइक आप कीबोर्ड, आपको कुछ भी देना है कंप्यूटर को तो क्या करोगे, कीबोर्ड पे टाइपिंग करोगे, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस से आप क्लिक करते हो, वो इनपुट है। ऐसे आउटपुट में आपका आता है मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है। तो वो डिवाइसेस को मैनेज करना कि सारे ठीक से काम करें। तो डिवाइस मैनेजमेंट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस। सारे डिवाइसेस कैसे क्या कर रही हैं, सारा ट्रैक रहता है, सारा उसका डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। एंड दिस मॉड्यूल आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द IO कंट्रोलर। जी I/O जो लिखा है, I स्टैंड फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट। तो ये जो डिवाइस मैनेजमेंट का पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये फंक्शनिंग क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ओवरऑल वर्किंग को हैंडल करना, उन्हें कंट्रोल करना, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है IO कंट्रोलर। इट ऑल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द डिवाइसेस, कि कब डिवाइस मिलेगी आपके टास्क को, कब नहीं मिलेगी। जैसे अभी आपने कोई प्रिंटिंग का कमांड दे दिया, तो प्रिंटिंग मीन्स आपको क्या चाहिए, प्रिंटर। और आपने हो सकता है एक साथ कई सारे पेजेस दे दिए, या किसी और यूजर ने भी, आपके दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, किसी दूसरे सिस्टम से भी प्रिंटिंग का। आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर हर डिवाइस से अलग नहीं आता। प्रिंटर नॉर्मली आप कहीं कैफे में जाइए या कहीं स्कूल्स में देखिए, तो 10-15 सिस्टम होते हैं, प्रिंटर वहाँ एक ही होता है, वो सारे शेयरिंग में काम करते हैं। अब अलग अलग सिस्टम से सबने अपने अपने प्रिंटिंग के कमांड दे दिए, तो प्रिंटर के पास वो कैसे आएंगे, कब किसके मतलब किसकी फाइल वहां प्रिंट होगी, किसका डेटा वहां प्रिंट नहीं होगा, कैसे शेड्यूल होगा, ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। कब उसको एलोकेट करना है डिवाइस को, कब डी एलोकेट करना है। फिर आपका नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स सिंपली यही है कि आप जो भी डेटा वगैरह आपका वहां पर है सिस्टम के अंदर, वो सिक्योर रहे। दिस प्रोटेक्ट्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट मैलवेयर, थ्रेट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसमें क्या होता है, आप बताइए, सबसे ज्यादा आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम लोग को सबसे ज्यादा खतरा होता है कि कोई वायरस ना आ जाए कंप्यूटर में, है ना। हमारा डेटा सिर्फ सिक्योर रह सकता है कि जब हमारे कंप्यूटर में कोई भी तरीके का वायरस नहीं है। तो यहाँ जो मैलवेयर वर्ड यूज हो रहा है या थ्रेट है, ये एक तरह से वायरसेस के लिए ही है। जो हमारे नॉर्मल प्रोग्राम है उन्हें सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जो हमारे ऐसे प्रोग्राम जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको, उनके लिए नॉर्मली ये वर्ड यूज होता है मैलवेयर या थ्रेट। थ्रेट मीन्स जो हमारे डेंजरस है, या जो जिन्हें अथॉरिटी नहीं है यूज करने की, वो भी कर रहे हैं, तो वो अनऑथराइज एक्सेस। तो इन सब से हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्शन देता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अलग से भी एंटीवायरस डालते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, वो अपने लेवल पे सिक्योर करता है डेटा। तो ये सब फंक्शंस हैं आपके। अगला है कमांड इंटरप्रिटेशन। कमांड मीन्स जो हमने कोई अपना कमांड, हमें क्या करना है वो काम के लिए हमने कंप्यूटर से कुछ कहा, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। और इंटरप्रिटेशन मीन्स वो कैसे उसको समझेगा। तो दिस मॉड्यूल इज इंटरप्रेटिंग कमांड्स गिवन बाय द यूजर एंड एक्टिंग
system resources to process that commands. आपने जो भी कमांड दिया, मैंने माउस से किसी फाइल पे क्लिक किया, किसी आइकन पे, तो मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, उसको ओपन, तो बस आपका कमांड हो गया और कंप्यूटर उसे समझ के इंटरप्रेट करके आपको वो फाइल ओपन करके देगा। तो यही काम है कमांड इंटरप्रिटेशन का। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही, बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है कि आपने क्या कमांड दिया है और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। फिर है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक सिंगल डिवाइस की तरह बस काम नहीं कर रहा है, वो और सिस्टम से भी कनेक्टेड है। नेटवर्क का मतलब होता है जब कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होके काम कर सकते हैं, एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। तो a distributed system is a group of processors which don't share memory, hardware devices or a clock, and the processors communicate with one another through the network. और उस तरह के सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी बोलते हैं। तो उसमें जो प्रोसेसर है अलग अलग सिस्टम्स के, वो आपस में मेमोरी को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। तो ये सब जो नेटवर्किंग का भी प्रोसेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है कि कैसे नेटवर्क पे आपका कंप्यूटर काम करेगा। और लास्ट इसका फंक्शन है जॉब अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस जो है ना, वो बियॉन्ड द लिमिट्स हैं, आप कहिए इससे भी ज्यादा भी आपको, अगर आपने सर्च करेंगे आपको हो सकता है इससे और ज्यादा भी कुछ स्पेशल फंक्शंस मिल जाए, बट ये जो है दीज आर द वेरी मेन फंक्शंस, बहुत ही कॉमन और मेन फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज्ड बाय वेरियस जॉब एंड यूजर्स। जॉब का मतलब यहाँ पे है क्या काम आप कर रहे हो, जॉब का मतलब वो जॉब नहीं, मतलब कौन सा काम आप सिस्टम पे कर रहे हो, उसे हम यहाँ जॉब वर्ड यूज करते हैं। अकाउंटिंग मीन्स उसका पूरा ट्रैक रखना। नॉर्मल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम पूरे अपने हिसाब किताब को रखते हैं ना ट्रैक उसका, कि क्या हुआ, कितना खर्चा, कितना पैसा आया, कितना गया। यहाँ पे क्या काम कब हो रहा है उसके, उसका एक अकाउंट मेंटेन हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो इट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम, कितना टाइम लग रहा है किसी काम को होने में, उसको क्या क्या डिवाइसेस चाहिए, है ना, वो सब ट्रैक, कौन यूजर किस काम को कर रहा है, वो सारा अकाउंटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब है आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। काफी बड़ा टॉपिक है क्योंकि आप लोग ने अभी तक देखा, हमने जितना भी पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जान है समझिए, उसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए उसकी वर्किंग भी बहुत ज्यादा है। इन ऑल आप कहिए कि वो बिल्कुल पूरे कंप्यूटर की कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, तो डिपेंड करता है हमारी जैसी जरूरत है उसी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। बैच सबसे पहले है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। देयर इज एन ऑपरेटर which takes similar jobs having the same requirement and group them into batches. Means ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये ग्रुप में काम करता है, लाइक ऐसे नहीं कि बस ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम को हैंडल करेगा। ये नॉर्मली ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नेटवर्किंग के लिए डिजाइंड होते हैं कि आपके कई सारे सिस्टम आपस में शेयरिंग करके काम कर रहे हैं नेटवर्क पे। तो वहां ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अलग अलग सिस्टम की जो एक जैसे काम है उनको ग्रुप करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है वो उन्हें देगा कि हाँ भाई ये सारा टास्क एक साथ कैसे हो सकता है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू सॉर्ट जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। और इसमें ये ढूंढना कि कौन से काम एक जैसे हैं, ये इसके अंदर ऑपरेटर की, जो भी उसे यूज कर रहे हैं ऑपरेटर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्रुप ऑफ टास्क को क्रिएट करें और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करेगा कैसे करना है। ये आपका देखिए डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, मतलब ये बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे हो कंप्यूटर पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम उन जॉब्स को देख रहा है। सपोज 3-4 सिस्टम पे सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो मीन्स एक ही तरीके का वर्किंग है, तो वो उस टाइप के सारा डेटा को एक साथ एक बैच बना देगा। ठीक है, कोई दूसरा टास्क सिमिलर है तो उसको दूसरा बैच बना देगा और फिर उन बैचेस में वो बैच सारा एक साथ काम करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्हें हैंडल करना इजी हो जाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट को एक साथ कंप्लीट कर पा रहा है।
इसमें थोड़ी सी अब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ उसके पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस और नो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी जॉब टू कंप्लीट. थोड़ी इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है. डिसएडवांटेज मान लीजिए, थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि किस जॉब को कितना टाइम लगेगा, है ना. फिर प्रोसेसर्स ऑफ द बैच सिस्टम नो हाउ लॉन्ग द जॉब वुड बी व्हेन इट इज इन अ क्यू. तो जो प्रोसेसर्स होते हैं वो जब आपकी जॉब्स हैं कई सारी, तो कई सारे काम आपके क्यू उनको असाइन की जाती है कि पहले कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा. तो प्रोसेसर को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा जॉब कितना टाइम तक के लिए चलने वाला है. तो ये कभी कभी प्रॉब्लम आती है. मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम्स. तो बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो बैच सिस्टम को शेयर कर सकते हैं. तो हमने पहले डिस्कस कर लिया. द आइडियल टाइम फॉर द बैच सिस्टम इज वेरी लेस. मीन्स जो वर्किंग दिखने में लगता है कि बहुत सारे टास्क है, लेकिन जो उसका टाइम होगा एक टास्क का वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए सबको मिलेगा. फिर इट इज इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम. कोई बड़ा काम है तो बैच सिस्टम में वो ज्यादा आसानी से हो पाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्लॉट हर किसी के सिस्टम को मिलता रहेगा और वो काम कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा. अब दूसरे टाइप का देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग इसके नाम से पता चल रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं अलग अलग टास्क को, कई सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं तो उसमें उनको टाइम शेयर कराया जाएगा. कौन सा टास्क कितनी देर के लिए काम, मतलब उसको रिसोर्सेज मिलेंगे. इसको एक बार देख लेते हैं क्या बता रहे हैं इसके बारे में. ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली. ठीक है, बहुत सारे काम आपने एक साथ कर दिए अप्लाई. अभी मैंने एग्जांपल दिया था, गूगल सर्चिंग भी चल रहा है, सॉन्ग भी चल रहा है, आप टाइपिंग भी कर रहे हो, आप कुछ और सर्च भी कर रहे हो, आपने कई सारी फाइल्स खोली हुई हैं अलग अलग. तो ये सारे टास्क ही तो हो गए कंप्यूटर के. अब ये सारी चीजें एक साथ कैसे काम करें. प्रोसेसर तो एक ही है ना अंदर. तो हमें तो लगता है कि सारे काम साथ साथ चल रहे हैं. हम बीच में देखेंगे तो अच्छा गूगल पे सर्चिंग भी चल रही है, ओके, सॉन्ग भी प्ले हो रहा है, हम लोग टाइपिंग भी कर रहे हैं. बट एक्चुअली में जो प्रोसेसर है उसका टाइम इन सारे वर्क में थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है, बट उतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि सारा काम चल रहा है. तो दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग, कि सारे टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है एग्जीक्यूट होने के लिए, ताकि सारे साथ साथ काम कर पाए. ईच यूजर गेट्स द टाइम ऑफ सीपीयू एज दे यूज अ सिंगल सिस्टम. These systems are also known as multitasking system. ठीक है, जब हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं सिस्टम पे तो उनको एक अलग से नाम दिया गया है मल्टीटास्किंग सिस्टम. द टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर. हो सकता है कि आप एक ही कंप्यूटर पे कई सारे टास्क कर रहे हो, और नेटवर्किंग में हो सकता है कि 5-6 कंप्यूटर से अलग अलग जगह से अलग अलग टास्क आ रहे हैं, पर वो आपस में कनेक्टेड है तो उसको भी हम मल्टीटास्किंग ही बोलेंगे. The time that each task gets to execute is called quantum. ठीक है, तो एक टास्क को जितना टाइम आप देते हो उसे क्वांटम वर्ड यूज होता है. आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, ओएस स्विचेस ओवर टू द नेक्स्ट टास्क. अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोई काम कर रहा है तो जब वो उसका टाइम, अब सपोज कुछ सेकंड, सपोज 5 सेकंड्स का टाइम दिया, तो 5 सेकंड के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम अब नेक्स्ट टास्क पे पहुंचेगा, उसको हैंडल करेगा, उसके बाद जो भी टाइम स्लॉट है वो नेक्स्ट पे पहुंचेगा. टाइम भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसाइड करता है, और फिर जैसे टाइम अप हुआ वो नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म करने लगेगा. ये दूसरा टाइम शेयरिंग हमने डिस्कस कर लिया. अब इसका देखिए एक डायग्राम भी दिया हुआ है. देखिए जैसे इन्होंने मल्टीटास्किंग में क्या क्या दिया, वर्ड पे आप टाइपिंग कर रहे हो, आप ईमेल भी कर रहे हो किसी को, और आपने वेब ब्राउजर, जो मैंने एग्जांपल दिया गूगल में कोई साइट खोली हुई है, कुछ सर्च कर रहे हो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये सारे काम आप एक साथ कर रहे हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीजों को हैंडल करता है. ठीक है, अलग अलग टाइम देगा और सीपीयू उसको डिवाइड करके काम करेगा. इसके कुछ देख लीजिए फीचर्स क्या हो सकते हैं. ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना. ऐसा नहीं है कि बस मेरा मेल तो चल रहा है बट मेरा टाइपिंग रुक गया, या टाइपिंग हो रही है तो मैं जो सर्च कर रही हूँ वेब ब्राउजर में वो रुक गया. तो ऐसा नहीं होता है, हर टास्क चलती रहती है साथ साथ, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है. फ्यूअर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. तो बहुत कम चांस है कि कोई सॉफ्टवेयर आपका डुप्लीकेट कॉपी हो उसकी. फिर तीसरा है सीपीयू आइडियल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड. तो सीपीयू का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है. आइडियल टाइम मतलब होता है सीपीयू किसी टास्क को करने में कितना टाइम लेगा. तो अब लेना तो था उसने, सपोज एक टास्क को कंप्लीट करने में, सर्चिंग में, सपोज आप वेब ब्राउजर पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है उसे उसमें लगते
10 सेकेंड, लेकिन अभी क्योंकि वो डिवाइडिंग होके काम कर रहा है तो उसका टाइम जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीसरी कैटेगरी है, सी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। These types of the operating system is a recent advancement in the world of computer technology। हमारा सबसे ज्यादा कहिए अभी जो आजकल का एरा चल रहा है, आजकल का टाइम चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर और बहुत यूजफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यही इसमें बोला है कि ये रिसेंट एडवांसमेंट है वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसे एक्सेप्टेंस मिल रहा है, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर कोई इसे यूज कर रहा है। एंड दैट टू विद अ ग्रेट पेस, मतलब स्पीड भी अच्छी होती है, पेस में स्पीड भी अच्छी होती है इसकी। वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जो पूरी लाइन आप बोल रहे हैं इसका एक सिंपल सा मतलब है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, आप लोग हर कोई इंटरनेट यूज कर रहे हो, फोन में, डिवाइस में, कंप्यूटर में, हर जगह। तो इंटरनेट एक्चुअली क्या है, इंटरनेट आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो कोई किसी से भी कुछ बात कर पा रहे हैं, तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। और उसके बैक में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क में हमेशा एक सर्वर होता है मेन सिस्टम और बाकी होते हैं क्लाइंट। तो जैसे अभी मैं सपोज कंप्यूटर पे अपने कोई काम करूं या आप अपने घर से कुछ काम करें इंटरनेट पे, आपने कुछ सर्च किया तो वो वेबसाइट का एड्रेस डाला सपोज कोई, तो वो एड्रेस किसके पास जाएगा, इंटरनेट का जो सर्वर सिस्टम है, वो सर्वर सिस्टम आपकी उस वेबसाइट को ढूंढ के फिर आपको सिस्टम पे ओपन करके देगा। तो आप हैं उस समय क्लाइंट और वो सर्वर है जो मेन सिस्टम जो आपको वेबसाइट ढूंढ के दे रहा है वो है सर्वर। तो नेटवर्क में हमेशा छोटा नेटवर्क है, 10 सिस्टम 8 सिस्टम कनेक्टेड है, तो वहां पे एक सर्वर है बाकी क्लाइंट। एक मेन सिस्टम होता है जिसके पास सारा डेटा होता है, जिसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं, ज्यादा चीजें उसके पास होती हैं, वर्किंग उसकी फास्ट होती है, मेमोरी ज्यादा होती है, तो वो सर्वर उसको बनाया जाता है, बाकी सब होते हैं उसके क्लाइंट। तो सर्वर सर्विस देता है, क्लाइंट सर्विस को यूज करते हैं। बट अगर बड़ा नेटवर्क जैसे इंटरनेट की बात है तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो वहां पर आपके कई सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन मिला के सर्वर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उसी में कनेक्टेड होता है। वेरियस ऑटोनोमस मतलब बिल्कुल सिंगल सिंगल सिस्टम जो आपस में कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सिस्टम्स possesses their own memory unit and CPU। हर सिस्टम के पास अपना CPU है, मेमोरी यूनिट है, एंड दीज आर रिफर्ड टू एज लूजली कपल्ड सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब सारे आपस में कनेक्टेड हैं और काम कर सकते हैं। तो इसके वर्किंग के लिए सर्वर के पास होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताया है, दीज सिस्टम्स प्रोसेसर्स डिफर इन साइज एंड फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमने अलग अलग ये पढ़े सिस्टम्स, इनके जो प्रोसेसर हैं वो अलग अलग साइज और फंक्शन की, उनके फंक्शनिंग अलग होती है, साइज अलग होता है। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद दीज टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट वन यूजर कैन एक्सेस द फाइल्स और सॉफ्टवेयर विच आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट ऑन हिज सिस्टम। नेटवर्किंग का बेनिफिट ही ये है कि आप ऐसा कोई फाइल या कोई रिसोर्सेज जो दूसरे कंप्यूटर पे है उसको आप अपने कंप्यूटर पे यूज कर सकते हो। यही बेनिफिट है, नेटवर्क में एक दूसरे के डेटा को और एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। बट सम अदर सिस्टम कनेक्टेड within this network, that is remote access is enabled within the devices connected in that network। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर में लॉग इन कर सकते हो। रिमोट एक्सेस का मतलब ये दूसरी जगह पे कोई कंप्यूटर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप इंटरनेट में मानिए आप बैठे यहाँ हैं, बट आप इंटरनेट के थ्रू पता नहीं कहाँ कहाँ किसके सिस्टम से कनेक्ट होके उस डेटा को सर्वर से ले पा रहे हो, तो आप घर बैठे आपको सारी सर्विसेज मिल रही हैं। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग है। इसका देखिए आपको ये एग्जांपल समझाया है, ये देख रहे हैं आप ऊपर जितने भी बॉक्सेस है चारों तरफ, ये आपके मानिए अलग अलग कंप्यूटर है और बीच में है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी के पास पहले वाले के पास सीपीयू डिस्क मेमोरी है, दूसरे में सीपीयू और मेमोरी है, उसका डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है। तो ये आपस में अगर इसकी मेमोरी फुल होती है तो दूसरे की हार्ड डिस्क को भी यूज कर सकता है। हम नेटवर्किंग के डेटा तो यूज करते ही करते हैं, आप दूसरे के मेमोरी
उसका प्रोसेसर, उसका कोई प्रिंटर अटैच्ड है, कोई डिवाइस है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। अब कुछ और इसके बारे में आपको बताया है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फेलियर ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट द अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन एज ऑल सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट। एक तो इसमें बताया है कि एक सिस्टम खराब है तो दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे अलग अलग हैं, आपस में तो कनेक्टेड नहीं है ना, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीजेज द डेटा एक्सचेंज स्पीड। आप ईमेल के थ्रू बहुत इजीली एक दूसरे को डेटा भेज सकते हो। Since resources are being shared, computation is highly fast and durable. तो रिसोर्सेज आप शेयर कर रहे हो तो आपका जो कैलकुलेशन वगैरह है बहुत जल्दी हो रहा है और सही हो रहा है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रहेगा। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस। अब क्या होता है ना, अगर एक ही कंप्यूटर सारा काम कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत लोड हो जाता है, बट क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम कर रहे हैं तो कुछ काम कहीं हो रहा है, कुछ कहीं हो रहा है, तो जो मेन सिस्टम है उसका लोड रिड्यूस हो रहा है। These systems are easily scalable as many systems can be easily added to the network. अभी नेटवर्क में सपोज आपके 10 सिस्टम कनेक्टेड है, आप चाहे 10 और बढ़ा लीजिए, तो इजीली आप नए सिस्टम्स को उसमें ऐड कर सकते हो, जितना भी बड़ा आपका नेटवर्क आप बनाना चाहते हो। मोस्टली ये चीज, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो उन्होंने कनेक्ट किए, अब उनके सपोज और एम्प्लॉइज आ गए या और रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने और सिस्टम्स ऐड ऑन कर दिए, तो वहां पे नेटवर्क को आप इंक्रीज कर सकते हो। डिले इन डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूसेस। और आपका जब शेयरिंग चल रहा है, अभी क्या होता है, अगर एक ही सिस्टम पे सारा काम होगा, वो सिस्टम खराब तो सारा काम ठप। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करते हो, नेटवर्क में काम करते हो, तो आपका जो काम का डिले है वो नहीं होता। आजकल आप देखते हो बैंकिंग सब सेंट्रलाइज बैंकिंग हो गई है, तो बैंकिंग में ये नेटवर्किंग पे ही काम चलता है। अगर एक जगह को कंप्यूटर खराब हो गया, पहले होता था कि एक ही सिस्टम था बस, वो अगर गड़बड़ हो गया तो सारे गड़बड़। अभी आपके डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं अलग अलग ऑफिस में, तो आपका कहीं पर एक में प्रॉब्लम है तो दूसरा उसको हैंडल करता है, तो डिले नहीं होता वर्क। ठीक है, तो ये सारे इसकी तरह से फीचर्स ही हो गए, डिसएडवांटेजेस नहीं है, सारे एडवांटेजेस ही आ रहे हैं। फिर आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क कहीं ना कहीं आपके रिलीवेंट है। अभी हमने जो पिछला पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सारा कुछ नेटवर्क पे ही काम करता है, तो ये भी लगभग सिमिलर ही है। These systems run on a server and provide the capability to manage data, users, groups, security applications and other networking functions. ठीक है, सारी चीजें जो हैं आप नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वर्क कर सकते हो इस पे। These types of operating system allow shared access of files. मैंने अभी बोला नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत वर्किंग का फर्क है। नेटवर्क स्पेशली ये वर्ड यूज किया गया है कि इंटरनेट ही होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में आप ऑफलाइन पे भी आप शेयरिंग कर सकते हो। तो ये टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप फाइल्स शेयर कर सकते हो, प्रिंटर को सिक्योरिटी का, यानी कोई वायरस, जैसे एंटीवायरस मेरे में नहीं है, दूसरे सिस्टम में है, तो मैं वहां से अपने सिस्टम को स्कैन कर सकती हूँ। कोई भी एप्लीकेशंस, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, किसी भी नेटवर्क में आप ये सारी चीजें आपस में शेयरिंग करके यूज कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट, एक और इसका मेन और क्या फीचर बता रहे हैं कि ऑल द यूजर्स आर वेल अवेयर ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल अदर यूजर्स विद इन द नेटवर्क। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता रहे हैं स्मॉल नेटवर्क के लिए, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, कोई स्कूल के अंदर, किसी कंपनी के अंदर आपके 10, 15, 20 कंप्यूटर्स हैं, आपने उनको आपस में कनेक्ट करके नेटवर्किंग की हुई है, आपस में वो शेयरिंग कर सकते हैं डेटा की, तो उसमें एक यूजर को पता होता है ना कि दूसरे वाले सिस्टम में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो ये इसका एक गुड पॉइंट है। उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपनी डिमांड रख सकते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड दैट इज वाई दीज कंप्यूटर्स आर पॉपुलरली नोन एज टाइटली कपल्ड सिस्टम्स। इसके लिए एक नाम दिया गया है कि बहुत ही आपस में टाइटली कपल्ड है, मीन सबको एक दूसरे के बारे में सारी जानकारी होती है। इसका डायग्राम के थ्रू देखिए बताया आपको कि मेन है सर्वर और बाकी सारे हैं उसके क्लाइंट्स। नेटवर्क में यही कॉन्सेप्ट होता है, जो क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट देगा सर्वर को, वो उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। इसमें आपका हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर,
इसके फीचर्स बताएं कि इसमें हमारा जो सर्वर होता है वो एक सेंटर में है और बाकी सारे उसके क्या होते हैं, क्लाइंट्स। सिक्योरिटी कंसर्न्स आर हैंडल्ड थ्रू सर्वर। जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क है वो कौन देखता है, सर्वर। जनरली बोले तो होल सोल सारी वर्किंग सर्वर ही देखता है। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर अपग्रेडेशन आर इजिली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। कोई नई टेक्नोलॉजी हमें अप्लाई करनी है नेटवर्क पे, कुछ अपडेट करना है सिस्टम को, तो वो सारी चीजें हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। सर्वर एक्सेस इज पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, सर्वर को एक्सेस करना, एक्सेस मतलब होता है यूज करना। वो कहीं भी किसी भी लोकेशन से बैठे बैठे आप सर्वर को यूज कर सकते हो। जैसे आप देखते हो बैंकिंग फैसिलिटी, बैंक में क्या है, अभी आप लोग, पहले ही ऐसा नहीं होता था ना कि हम कहीं से भी पैसा निकाल लें या कहीं भी किसी उसमें डाल दें ब्रांच में। अभी क्या है, आप किसी भी जगह बैठे हो, आप अपना यूज कर सकते हो बैंकिंग फैसिलिटी। तो उसका रीजन यही है कि सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है कि लाइक आपका जो बैंक्स हैं सारे, वो ब्रांचेस उसके कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो आप किसी, ऐसा नहीं कि उसी ब्रांच में ही जाके आपको पैसा निकालना है, उसी में जमा करना है, आप कहीं से कुछ भी कर सकते हो। तो सर्वर को एक्सेस करना बहुत इजी है। ये सब इसके फीचर्स हैं नेटवर्क के। फिर है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम क्या होता है, जो रियल मतलब रियल टाइम मीन्स आप देखते वो देखते हो तो सारे प्रोग्राम्स आते हैं कि जो लाइवली अभी कुछ हो रहा है, रियल लाइफ में कुछ हैपन हो रहा है, उस समय पे क्या कोई वर्किंग हो रही है कंप्यूटर की, उसके लिए। जैसे देखिए एग्जांपल देखेंगे हम इसमें। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व रियल टाइम सिस्टम्स। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल। मतलब जो इसमें टाइम लिमिट होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। रियल टाइम systems are used when there are time requirements that are very strict, like missile system, air traffic control system या robots। इसमें सिंपल सा एग्जांपल हम एयर ट्रैफिक का ले लेते हैं। चलिए, एयर ट्रैफिक वाली लाइट्स होती हैं, तो उसमें आप देख रहे हो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है कि वो उसके अकॉर्डिंग उसमें टाइम सेट होता है कि इतने शॉर्ट टाइम के बाद ये वाली लाइट जलेगी, फिर ये वाली जलेगी, उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह का जो वर्किंग है वो कहलाता है आपका रियल टाइम वर्किंग, और उसको हैंडल करने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहलाता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। या मिसाइल सिस्टम, कोई रॉकेट या मिसाइल लॉन्च हो रहा है तो उसमें सेटिंग कर दी गई है टाइम की, तो बस उस टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ही वो टाइम अप होगा वो आपका क्या हो जाता है, लॉन्च हो जाता है। तो यहाँ पर आपका टाइमिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी रियल टाइम एक्टिविटीज हैं। फिर इसके कुछ फीचर्स दिए हैं आपको। मैक्सिमम कंजप्शन, इस टाइप के इसमें आप जो चीजें हैं, डिवाइसेस हैं, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हो इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर टास्क शिफ्टिंग, द टाइम असाइन फॉर शिफ्टिंग टास्क इन दीज सिस्टम्स आर वेरी लेस। फॉर एग्जाम्पल, it takes 10 microseconds in shifting one task to another, and in the latest system it takes 3 microseconds। समझ रहे हो, एक टास्क, अभी हमने पीछे पढ़ा था टास्क मैनेजमेंट की, कई सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं, तो एक टास्क से दूसरे टास्क में जाने के लिए जो टाइम है वो भी आप होता है आपका, तो वो पहले वाले जो हमारे नॉर्मल सिस्टम पहले थे उसमें ज्यादा लगता है। इस तरह का ये जो हमारा रियल टाइम है इसमें कम लगता है। इन्होंने दिया है पहले 10 माइक्रोसेकंड्स, अब अभी अभी अबाउट 3 माइक्रोसेकंड्स। फोकस ऑन एप्लीकेशन, focus on running applications and less importance to applications which are in the queue। रियल टाइम में आप समझ रहे हैं कि जो आपका एक मेन टास्क है उस पे फोकस किया जाता है, और जो क्यू में और टास्क लगे हुए हैं उनको बाद में दिया जाएगा। एक काम पूरा होगा तभी दूसरे पे पहुंचेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन द एम्बेडेड सिस्टम, since the size of programs are small, तो आरटीओएस ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। आरटीओएस कैन ऑल्सो बी यूज इन एम्बेडेड सिस्टम्स लाइक इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स। इसमें जो आपका ना प्रोग्राम, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, लाइक आप लोग डेली में आप देखते हो अभी आपकी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज हो रही हैं, फ्रिज यूज हो रहे हैं, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवी। तो इसमें भी, इसमें सब में आपके बैकग्राउंड में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। आप
मशीन में देखते हैं किसी ने यूज किया, वॉशिंग मशीन में आप टाइम सेट कर दीजिए तो वो टाइम के अकॉर्डिंग बस वो काम करेगा। तो जो सेटिंग आप कर रहे हो उसको वो हैंडल करके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से वो वर्किंग हो पा रही है। तो ये एम्बेड, यही बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस तरह की डेली लाइफ की मशीनरी में एम्बेड कर रहे हैं। एम्बेड कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हो। एरर फ्री, ये जो होते हैं ये सिस्टम आपका एरर फ्री होता है, इसमें एरर की तरह से देखा जाए तो गुंजाइश ही नहीं है। आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हो कि वो एरर आ गई उसमें तो सारा वो इतना हाई लेवल का आपका जो काम है वो तो बिल्कुल रुक जाएगा ना। तो इस तरह के कामों में प्रायोरिटी होती है कि ये सब एरर फ्री हो। मेमोरी एलोकेशन, इस सिस्टम में आपका जो मेमोरी एलोकेशन है वो बेस्ट होता है, मतलब कि बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा मेमोरी को यूटिलाइज किया जा सके। अभी हमने क्या पढ़ा ये सारा, किसके बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मतलब अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 तरह के सॉफ्टवेयर बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी डिटेल पढ़ी, उसके नॉर्मल वर्किंग, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस चीज का एग्जांपल था, कौन से सॉफ्टवेयर का? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, क्योंकि वो सारी सिस्टम से रिलेटेड वर्किंग करता है। अब ये सेकंड कैटेगरी आपकी आ रही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है आपका? इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that is mainly developed to perform a specific task as per the user's request। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड अभी पहले भी कई जगह आया था, तो मैंने आपको शायद एग्जांपल बताया। जो भी हम किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, मतलब जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे किस लिए डेवलप हुए हैं, किसी ना किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए एज पर द यूजर्स रिक्वेस्ट। तो वो सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग फोन में आजकल, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे नहीं पता हो कि फोन में एप्स, व्हाट्सएप, सब चलिए व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट्सएप आप यूज करते हैं तो वहां पे जो एप्स वर्ड है वो एप्स मीन्स एप्लीकेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और भी बहुत सारे आप एप्स डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो वो भी सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे आपके रियल लाइफ के कामों को करने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। ठीक है। इसमें फिर इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम हमने क्या बोला था, पढ़ा था स्टार्टिंग में, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पूरे कंप्यूटर को रेडी करता है जिससे कि आप उस पर कोई काम कर पाओ, आप प्रोग्राम्स चला पाओ। तो प्रोग्राम्स जो चला रहे हो, आप जो यूज कर रहे हो, वो एक्चुअली सारे ही प्रोग्राम्स किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और आप के बीच में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसलिए बोला इंटरफेस। ये आप जो है कंप्यूटर पे काम करोगे तो क्या काम करोगे? आप यूज करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उन्हें काम करवाएगा कौन? बैकग्राउंड में सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर के काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को हैंडल नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ जिस चीज के लिए डिजाइन हुए हैं वो वही काम करेंगे। अब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप चलाओगे तो सिर्फ उस पर क्या होगा? आप कोई मैसेजेस सेंड कर रहे हो एक दूसरे को, या इमेजेस सेंड कर रहे हो, है ना? इसी के लिए तो है, मैसेजिंग के लिए, एक दूसरे की चैटिंग के लिए। और कोई टास्क तो नहीं करेगा ना वो। या कोई आपने वीडियो बनाने के लिए कोई ऐप डाउनलोड किया फोन में, सिस्टम में, कहीं भी आप कर सकते हैं, तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ जिस काम के लिए वो डिजाइन किया गया है वो सिर्फ वही काम करेगा। ठीक है। Instead, they are installed on the computer system to function as a working tool for the end user. End user means जो आप फाइनली जो उसे यूज कर रहा है, तो उस जिस वर्किंग के लिए वो बनाया गया वो सिर्फ वही काम करेगा। तो आई होप आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक बेसिक समझ में आया। जो भी आपके रियल लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
अब बैंकिंग में यूज कर रहे हैं बैंक वाले, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल वाले मैनेज करने के लिए सारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं, मरीजों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी और एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ दी हुई है ठीक तरीके से। अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ एक ही कोई काम करेगा, स्पेशल जिसके लिए वो डिजाइन है, बस वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड दे आर वेरी स्पेशलाइज इन देयर फंक्शन एंड अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, जिस चीज के लिए डिजाइन किया गया है वो उसी के लिए स्पेशली डिजाइंड है और वही प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे। सो अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन ओनली डू ऑपरेशंस विद नंबर्स एंड नथिंग एल्स। एग्जाम्पल है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगर आप लोगों ने कभी एक्सेल पे काम किया हो, इसमें आप टेबल फॉर्म में डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हो। तो मेनली उसमें सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है, न्यूमेरिक डेटा ही हम ले पाते हैं ना, नंबर्स वगैरह को स्टोर करके उसमें कुछ फॉर्मूला लगा सकते हो, एडिशन कर सकते हो, ये सब चीजें। तो ये एग्जांपल दिया है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो उसमें सिर्फ नंबर डेटा यूज होगा और कुछ नहीं। अब इन्होंने आपको और कुछ एग्जांपल दिए हैं समझाने के लिए ठीक से, जिससे आपको उसकी असली में वर्किंग समझ में आए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विल मैनेज हॉस्पिटल एक्टिविटीज। अभी मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दिया था, है ना। हॉस्पिटल के लिए अगर डिजाइन किया है कोई सॉफ्टवेयर तो वो क्या करेगा, सिर्फ हॉस्पिटल से रिलेटेड जो टास्क है उसी के लिए तो उसमें चीजें फीचर्स दिए गए होंगे, तो सिर्फ हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्टिविटीज करेगा, नथिंग एल्स। अब इसमें देखिए कुछ और कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं जो आप दिन रात यूज कर लेते हो अलग अलग तरीके से। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग मींस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है तो आप वर्ड खोलते हो, एमएस वर्ड, तो उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट ही आप बनाएंगे और कुछ काम थोड़ी ना करेगा वो। स्प्रेडशीट में आपको बता चुकी, स्प्रेडशीट में आप एक्सेल, इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसमें टेबल फॉर्म में न्यूमेरिक डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, टेबल फॉर्म में स्टोर, लाइक आपके जैसे रिपोर्ट कार्ड बनते हैं स्कूल में, तो वो प्रेजेंटेशन आप स्प्रेडशीट में बनाते हो। फिर तीसरा है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब आप लोग देखते हैं कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज अपने कोई प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या स्कूल्स में बच्चों को बताया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट है इसके बारे में प्रेजेंटेशन दीजिए। तो प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, एमएस पावर पॉइंट, या ये जो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आप देख रहे हो बार बार मैं चेंज करती हूँ स्क्रीन, तो ये मैंने पावर पॉइंट में बनाया हुआ है अपना प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन बनाने का ही सॉफ्टवेयर है। स्लाइड्स होती हैं इसमें, आप उस पर अलग अलग, स्लाइड्स मींस लाइक अ पेज, पेजेस हैं अलग छोटे छोटे, उस पर आप अलग अलग चीजें लिखते जाइए, और जब आप उसको एक साथ रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, बस मैं एक बटन दबा रही हूँ, देखिए सी, एक बटन दबाते ही मैं आगे जा रही हूँ, एक बटन दबाते ही पीछे जा रही हूँ। तो नेक्स्ट 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 पेज आपका मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपने पूरे इस टॉपिक को आपके सामने। तो प्रेजेंटेशन के लिए ही है ये। डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। इसमें किसी के बारे में टेबल में आपका डेटा स्टोर होता है, उस पर हम बहुत सारे टास्क करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट में आते हैं। मल्टीमीडिया टूल्स, मल्टीमीडिया टूल्स होते हैं आपके ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके लाइक जो आप यूज करते हो सारे वीडियो बनाने के लिए, या कोई है ना, आप अपने उसमें एडिटिंग कर रहे हो कुछ पिक्चर्स में, ये सब तो ये मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इसी टास्क के लिए होते हैं। ये वैरायटी दी है आपको किस किस तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लाइफ में यूज करते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स एज पर यूजर रिक्वेस्ट, है ना, जो आपको चाहिए वो आप चलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वेस्ट पे चलेगा। इट रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको एक सिस्टम रेडी करके देता है जिसके बाद आप उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला पाते हो। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स अ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको याद हो तो पढ़ा था जब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, उनको भी कोई प्रोग्रामर लिखते हैं, और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये किस में लिखे जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। आपने नाम सुने हो कभी लैंग्वेजेस के, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो ये सब लैंग्वेजेस हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज का थोड़ा यूजर को समझ में आती हैं जो।
तो उसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ फीचर्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल, फोटो एडिटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें आप कॉमनली यूज कर सकते हो इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ईमेल करना है, कोई फोटो एडिट करना है, वर्ड प्रोसेसिंग बता चुकी है आपको। इट नीड्स मोर स्टोरेज स्पेस एज इट इज बिगर इन साइज। तो हर ऐप का अपना साइज होता है, ये आप लोग जानते हैं। आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप्स डाउनलोड करते हो तो हर ऐप का अपना अलग अलग साइज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है। इजी टू डिजाइन एंड मोर इंटरेक्टिव फॉर द यूजर। यूजर के इसको जो डिजाइनिंग की गई होती है वो इजी तरीके से की होता है कि यूजर उस पर बहुत आसानी से काम कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था, हाई लेवल में लिखते हैं, इस लैंग्वेज में यूज होते हैं ये। दे आर कंपैरेटिवली इजी टू बिल्ड देन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लुक मोर इंटरेक्टिव। सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले जो यानी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोडिंग है वो ज्यादा मुश्किल होता है लिखना। बट ये आप लोग देखते हो कि कभी आपने सुना हो कि एक छोटे से बच्चे ने अपना एक ऐप बना दिया, तो कैसे बना दिया, उसने थोड़ी बहुत लैंग्वेज की कोडिंग सीखी और फिर एक ऐप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया। तो मींस इतना टफ नहीं है इसको बनाना जितना कि ऑपरेटिंग, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कोई चलते फिरते नहीं बना सकता, उसमें बहुत ज्यादा चीजें मैनेज होती है। फिर ईच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक पर्टिकुलर काम है, वो उसी काम के लिए डिजाइन होता है। तो ये सब कुछ फीचर्स थे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के। उम्मीद है कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो अपने रियल लाइफ में। ये तीसरी कैटेगरी आती है आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूटिलिटी, इंग्लिश में यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजफुल। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कहीं ना कहीं हमारी कंप्यूटर के काम में हेल्प करते हैं। भाई हमें काम करना है क्या, हमें प्रेजेंटेशन बनाना है या हम कुछ भी वर्किंग करते हैं अपनी दिन रात कंप्यूटर पे, तो उसमें साइड में अगर हमें कोई और एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है तो वहां पर कुछ सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे किस टाइप के, तो वो सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इन डूइंग देयर वर्क इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये भी एक ना कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, क्योंकि इनको भी डिजाइन किया गया किसी काम को करने के लिए, बट स्पेशली इनको एक कैटेगरी दी गई है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, जो क्योंकि हमेशा हमारे सिस्टम में हमें काम करने में असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दस द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली अ क्रॉस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके साथ में एक काम करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, एंटीवायरस। आप अपना काम कंप्यूटर पे तभी कर पाओगे ना ठीक से जब तक कोई वायरस ना आ जाए कहीं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एंटीवायरस को बार बार यूज करते हैं ताकि आपका डेटा प्रोटेक्ट रहे। तो एंटीवायरस आपका एक हेल्पिंग सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। फिर डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। कभी कभी हमारी जो मेमोरी वगैरह है वो बिल्कुल फुल हो जाती है, तो हमें डिस्क मतलब अंदर जो मेमोरी डिस्क है उसको, हार्ड डिस्क को या मेमोरी को फिर से हमें क्या कह सकते हैं, रीसेट करना होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ हमारे स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन्हें हम डिस्क मैनेजमेंट टूल्स बोलते हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल्स, आपकी कोई फाइल्स वगैरह हैं वो स्टोरेज ज्यादा ले रही हैं, उनको कंप्रेस करना है, ऐसा कुछ करना है कि फाइल का साइज छोटा करना है, कुछ करना है, तो वो सब रिलेटेड जो हमारे टूल्स होते हैं वो फाइल मैनेजमेंट में आते हैं। कंप्रेशन टूल्स, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना, ये वही उसी से रिलेटेड है फाइल से जो हमने डिस्कस किया। फाइल मैनेजमेंट में आपका वो भी आता है कि आप फोल्डर वगैरह में ग्रुप बना के फाइल्स को सेव कर रहे हो, सेम टाइप की फाइल्स को एक ग्रुप में सेट कर रहे हो। और कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना, मीन्स किसी साइज को शॉर्ट करना। तो इसमें आपका यही आता है, जो फाइल्स आपकी, सपोज आपको कोई ईमेल भेजना है किसी को, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है वो मेल पे भेजना है, अब उसका साइज ज्यादा है, मेल पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि मतलब आप लिमिट होती है, आप इतना ही साइज का फाइल भेज सकते हो, पर अब भेजना तो है तो क्या करें। तो उसके लिए हमारे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी हेल्प से हम उसके साइज को छोटा कर सकते हैं। तो वो फाइल हमारी, डेटा करप्ट नहीं होगा, डेटा सेम रहेगा, बट फाइल हमारी
जा सकती है ईमेल पे, और दूसरी साइड जाके फिर से उसको ओरिजिनल साइज में लेके आते हैं और देन वो यूजर उसको देख सकता है। तो उसके लिए कंप्रेशन टूल्स होते हैं। अगर आपने सुना हो कभी विनजिप एक इसके लिए आता है, तो वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप टूल्स, बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप मीन्स हमारे सिस्टम में हमें कभी भी डेटा हमारा कोई करप्ट ना हो जाए, या हमें लग रहा है कि बहुत फुल हो गई मेमोरी, हमारा सिस्टम हैंग हो रहा है, हम उसको उठा के कहीं डेटा को रखना चाहते हैं एज अ बैकअप, एक सेव करके रखना चाहते हैं ताकि हम कभी चाहिए तो हम यूज कर पाए। तो उसके लिए भी बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प करते हैं। जैसे आजकल गूगल ड्राइव अब बहुत पॉपुलर है। गूगल ड्राइव होता है, गूगल की एक ड्राइव है, उसमें आप उठा के अपना सारा सिस्टम का डेटा रख दीजिए, तो वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो फाइनली क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जो हमने जाना कि दीज सॉफ्टवेयर एनालाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर। ठीक है, these softwares are focused on how operating software works. On that basis it performs tasks to enable smooth functioning of the computer। ठीक है, ये आपके सिस्टम को पूरा एनालाइज करते हैं, आपके डेटा को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और देखते हैं कि इनका फोकस होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो कंप्यूटर की वर्किंग को कैसे आसान बनाए। These softwares may come along with operating सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात है, लाइक विंडोज डिफेंडर, विंडोज डिस्क क्लीनअप टूल। तो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आते हैं, अब ऑटोमेटिक, जैसे उन्होंने नाम दिए हैं यहाँ पे, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, विंडोज डिफेंडर, विंडोज डिस्क क्लीनअप टूल्स। आप लोग फोन में भी देखते हो, आप नया फोन लेते हो तो कुछ उसमें टूल्स ऑटोमेटिक आते हैं क्लीनिंग क्लीनअप के लिए और ये सब, तो वो भी आपके वहां पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही हैं जो आपके फोन के साथ ही ऑटोमेटिक अटैच होके आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। और एग्जाम्पल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एंटीवायरस, बैकअप, फाइल मैनेजर, डिस्क कंप्रेशन, ये सारे आपके क्या किस कैटेगरी में आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में। A type of system software that is used to solve a particular problem is called utility software। तो ये हम सीख ही चुके हैं। Many operating systems provide different types of utility softwares to solve common problems of, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अलग अलग टाइप के यूटिलिटी प्रोग्राम्स उनके साथ आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे वर्किंग में। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड सेवरल इनबिल्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये अभी हमने सीखा कि ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उनके, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत वैरायटी होती है, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर है वो उसके साथ उन्हें जो लगता है कि हाँ ये जरूरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपको साथ में अटैच करके ही देते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी और यूज कर सकते हो। Users often buy stand-alone utilities because they offer improvements over those included in the operating system। तो यूजर की चॉइस है, वो अलग से भी खरीद के, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं जो एंटीवायरस आया है वो मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, अपडेटेड नहीं, तो आप और कोई और अपडेटेड नया वर्जन का एंटीवायरस ले सकते हो, क्योंकि नए नए वायरसेस डेली आ रहे हैं, तो हो सकता है टाइम के बाद आपका वो एंटीवायरस थोड़ा उतना पुराना हो जाए, वो हैंडल ना कर पाए नई प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप नए सॉफ्टवेयर्स को भी बाय कर सकते हो। Thousands of different utility softwares and many of them are available on internet। तो ये सिंपली आपको बताया गया है कि बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप कोई भी कर सकते हो। सम आर फ्री, सम आर प्राइस्ड, कुछ फ्री में अवेलेबल है, कुछ के पैसे लगते हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। As an operating system is improved and updated, the functionality of popular utilities is included with subsequent releases of the operating system। तो फाइनली हम क्या इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको इम्प्रूव एंड अपडेटेड रखना चाहिए, तभी वो आपकी यूटिलिटीज जो सॉफ्टवेयर हैं वो उनको सही फंक्शन कर पाएंगे। अब जैसे आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, अगर वो अपडेट नहीं करोगे तो नए वायरस को वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं टाइम टू टाइम इन्हें क्या करना चाहिए, आपको अपडेट करना चाहिए। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर समझ में आ गए होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम इनके अंतर देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा हमने सबसे पहले, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है,
वो अब हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप इनमें डिफरेंस बताइए कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। देखिए पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या लिख रहा है, मेनली डिजाइन फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, और दूसरा है डिजाइन टू अकम्प्लिश टास्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो कोई टास्क को पूरा काम करने के लिए पूरा होता है, और ये अपने हमारे जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनको मेनली डिजाइन करते हैं। सेकंड है प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स। इनकी प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं प्रोग्रामर्स हैं वही कर पाते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करना थोड़ा आसान होता है, इनको बनाना थोड़ा आसान होता है। A computer cannot run without system software। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो क्योंकि अलग से हम उसमें डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो अगर वो नहीं भी हैं तो हमारा कंप्यूटर चलता रहेगा। चौथा पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर चलाने के लिए हो गया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नहीं है उस पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं कुछ काम अलग से करने के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि सिस्टम चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है सिस्टम कैन नॉट इवन स्टार्ट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कंप्यूटर चलाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही जरूरी है, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा आपका। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूजर स्पेसिफिक होते हैं, कुछ काम करने के लिए, कुछ लिखने के लिए MS वर्ड हम यूज करते हैं, वर्ड में हम टाइप करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो उससे ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो कंप्यूटर शुरू नहीं होगा, कंप्यूटर स्टार्ट होगा, चलेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल पाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो भी कंप्यूटर चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 6 पॉइंट में एग्जाम्पल दे रखे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा, कंपाइलर है, असेंबलर है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स माने जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे MS ऑफिस है, ऑफिस में हम MS ऑफिस मतलब जैसे वर्ड है, कोई चीज लिखना है हमें, MS वर्ड है। ये पावर पॉइंट है जिसमें हम देख रहे हैं, ये पावर पॉइंट में लिखा गया है। फोटोशॉप है, आप साइबर कैफे पे दुकान में जाएंगे अपनी फोटो को सही कराते हैं, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो गया। कोरल ड्रॉ हो गया, डिजाइनिंग वगैरह के लिए काम आता है। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स रनिंग वंस द सिस्टम इज टर्न्ड ऑन एंड स्टॉप्स व्हेन द सिस्टम इज शट डाउन। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा, स्टार्ट हो जाएगा, और जब कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, बंद करेंगे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा वो जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा, जब हम यूज होगा तब हम उसे स्टार्ट करेंगे, जब यूज नहीं होगा तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन अ लो लेवल लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है वो उससे डेवलप होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, जैसे जावा है, C++ है, .NET, विजुअल बेसिक है। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाई जाती हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन लैंग्वेजेस से बनाए जाते हैं। ये सब जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं वो इनको और अच्छे तरीके से जानते हैं। नाइन्थ पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मेंट टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज। जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनको चलाने के लिए काम आता है, जो सिस्टम को चलाने का काम आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट सर्व्स एज द प्लेटफॉर्म टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जब सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस फॉर विच दे हैव बीन डिजाइन। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो केवल वही काम करेगा जिस काम के लिए उसको बनाया गया है। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये जो हम आप वीडियो देख रहे हैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर लिखा गया है, तो ये वही काम कर रहा है जो इसका काम है कि पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन हमें दे रहे हैं। कोई लेटर लिखना होता है तो हमें वर्ड में लिखना होता है, MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसमें वो लेटर का ही काम करेगा, उसमें टाइपिंग का ही काम करेगा। एक्सेल होता है, MS एक्सेल, उसमें हम गिनतियां लिख सकते हैं, काउंटिंग लिख सकते हैं, उन्हें जोड़ घटाना उसमें हम कर सकते हैं।
तो सब जो भी उसकी जरूरत है, जिस काम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम विद ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जब हम खरीद के लाते हैं, जब नया खरीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी वो होता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कुछ होते हैं लेकिन कुछ को हमें उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे कि हम और अच्छी तरीके से अपने कंप्यूटर को हम चला सकें। 11वां पॉइंट है, एज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद अ कंप्यूटर सिस्टम वी आर नॉट अलाउड टू अनइंस्टॉल देम। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्योंकि कंप्यूटर के साथ आया है, जब कंप्यूटर खरीदा हमने तभी वो उसमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंक्लूड है, अगर उसे हम हटा देंगे तो फिर वो सिस्टम बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो अलाउ नहीं है, हम उसे अनइंस्टॉल नहीं करेंगे। अगर अनइंस्टॉल कर देंगे, हटा देंगे तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, हटा देंगे फिर दोबारा हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारी मर्जी के हिसाब से हम उसमें काम कर सकते हैं। 12th पॉइंट है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम डाल रहे हैं और कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उनके बीच में ये एक लिंक है कि अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और हम जो हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, हम तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन दोनों के बीच की बात है, यानी कि जो कंप्यूटर और हम जो काम कर रहे हैं, आम जनता है, लोग हैं, काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, या आप लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है। कंप्यूटर और आपके बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 13th पॉइंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, नया कंप्यूटर खरीदा, उसमें जो जो चीजें इंस्टॉल होंगी इस कंप्यूटर चलाने के लिए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी समय इंस्टॉल करा जाता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हमें जरूरत पड़ेगी, जिस सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत है, वो हम तब इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर नई जरूरत है तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो जिन जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जब जब जरूरत होती है तब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर खरीदते वक्त, कंप्यूटर को शुरू करते वक्त इंस्टॉल करना जरूरी है। 14th पॉइंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क ऑन द बैकग्राउंड, हेंस यूजर डोंट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम। तो ये कंप्यूटर के अंदर चलता रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए आपको डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट नहीं हो सकता। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर इंटरफेस है, आप उसे देख सकते हैं, उसे खोलेंगे, बस वर्ड पे काम करना है, टाइप करना है, कुछ लेटर बनाना है, तो MS वर्ड जो हमारा फाइल खुल जाती है उस पर हम काम करेंगे, तो वो हमें डायरेक्टली दिख रही है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है। 15th पॉइंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। कंप्यूटर चलाना, सिस्टम का यहाँ पर मतलब कंप्यूटर से मतलब है, कंप्यूटर को चलाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही जरूरी है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उतना जरूरी नहीं है कंप्यूटर को चलाने के लिए, वो तो हमारे काम के लिए है कि हमें कुछ काम करना है तो वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये जनरल पर्पस है, कंप्यूटर को चलाना है तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, कोई खास काम हमें करना है, हमें लेटर लिखना है, तो उसके लिए खास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने ये वीडियो बना रहे हैं तो ये जो लिख रहा है ये पावर पॉइंट पर है, तो मुझे क्योंकि इसमें ये बनाना था, ये लिखना था, तो इसलिए मैंने पावर पॉइंट इसमें इंस्टॉल करी अपनी कंप्यूटर में, जिससे कि मैं इसमें लिख सकूं और आपको ये दिखा सकूं। तो ये सब डिफरेंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। कोई समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपकी क्वेरी जो होगी वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जो चीज़ समझ में अगर नहीं भी आ रही है तो आप बार बार वीडियो को देखिएगा, तो बार बार आप देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बार बार इसको आप पढ़िए, बार बार सुनिए, तो आपको और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। एक डिफरेंस हम और देख लेते हैं, जो लास्ट में हमने दो सॉफ्टवेयर पढ़े, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनके भी अंतर देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, जैसे हमने देखा कंप्यूटर बेस्ड है, कोई खास काम करने के लिए हमने ये बनाया है, हमने इंस्टॉल करा है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है वो डिजाइन करा गया है कुछ
खास काम के लिए, जिससे कि कंप्यूटर, हमारा जो डिवाइस है या मोबाइल है या कंप्यूटर है, वो अच्छी तरीके से चल सके और हमारे जो कंप्यूटर का एनवायरनमेंट है उसको सेफ रख सके, जो उसके अंदर डाटा है, जो हमने सूचनाएं उसमें एकत्रित कर रखी हैं कंप्यूटर में, वो सेफ रहें। इस काम के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब हम डाउनलोड कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ज़्यादातर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है पहले से ही, या हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि वीडियो प्लेयर है, डेट इज यूज टू प्ले वेरियस फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। वीडियो प्लेयर है, गाने सुन सकते हैं आप, मूवी देख सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो प्लेयर होता है उसमें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हमने अभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जब पढ़ा था तब सुना था हमने कि उसमें एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं, एंटीवायरस, जिससे कि कोई वायरस अफेक्ट ना करे, आपका डाटा खराब ना हो जाए, जो सूचनाएं आपने इसमें भर रखी हैं वो खराब ना हो जाए, इसलिए एंटीवायरस प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे कंप्यूटर सुरक्षित रहे। फोर्थ पॉइंट है, एप्लीकेशन यूजुअली हैज बिगर साइज, टेक्स मोर स्पेस ऑन द कंप्यूटर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका साइज बड़ा होता है, वो मेमोरी ज्यादा लेती है कंप्यूटर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का साइज कम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में, तो वो कम जगह या कम मेमोरी लेती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिफ्थ पॉइंट है, नेसेसरी डेट मे और मे नॉट शोज एनी बेनिफिट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल तो कर लिया, नई जरूरत है तो वो बेकार है, उसमें बहुत सारी चीजें कंप्यूटर में होती हैं जिनको हम यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर को फायदे के लिए होती है, वो अंदर ही अंदर कंप्यूटर को सुरक्षित रखती है। 6 पॉइंट, इट डील्स विद यूजर इनपुट्स एंड हेल्प्स यूजर टू कंप्लीट देयर टास्क। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे यूजर, जो हम यूज कर रहे हैं, उनकी जरूरत के लिए होती है, हमें अपने काम पूरा करने के लिए होती है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो अंदर कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए होता है, एनालाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, कंप्यूटर को कुछ गड़बड़ हो रही है तो वायरस, एंटीवायरस उसको सही कर देगा, तो ये सब चीजें सही करने के लिए होती हैं। 7 पॉइंट है, दिस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, एक्टिविटीज और टास्क दैट आर बेनिफिशियल फॉर एंड यूजर। जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे, हमें कोई काम करना है, कोई कार्य करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो हमारे फायदे के लिए बनाई गई है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो मेंटेनेंस का टास्क करता है, कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको मेंटेन करेगा, सही करेगा, सो दैट सिस्टम कैन परफॉर्म बेटर एंड स्मूथली, कि सिस्टम, हमारा कंप्यूटर जो है वो सही तरीके से काम कर सके, इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आपकी क्वेरीज हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसको आप बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, तभी ये चीजें आपको समझ में आसानी से आएंगी। धन्यवाद।